वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज जो है हमारी डेट 13 जनवरी हो गई है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज के आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हमारा, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जो भी ये पीडीएफ वगैरह होती है वो आपको इसी से ही आपको सारी ऑब्टेन होंगी। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल है, ये सामने इसका लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो भाई, ये है इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स है ये वाले। जस्टिस प्रिवेल्स, बिल्किस बानो का केस जो है बहुत फेमस केस है, उसके बारे में देखेंगे। रोड लॉ, स्कूल एग्जामिनेशंस, एंटीबायोटिक एंड ड्रोन का डिफेंस। देखो भाई, ये सारे ऑलमोस्ट मेंस के ऊपर ही जो है वो बेस्ड हैं। राइट, जैसे अभी 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 आरोपी थे बिल्किस बानो के रेप केस के, जो कि 2002 के दंगों में हुआ था गुजरात में, जिसमें बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था और साथ साथ उनके 14 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई थी। तो उस केस में यहाँ पर 11 जो अपराधी थे उनको यहाँ पर जो रेमिशन होती है, मतलब उनको यहाँ पर माफी, जो सजा थी वो यहाँ पे ठुकरा दी गई है। केस था क्या? केस 2002, जब गुजरात में दंगे होते हैं उस समय का ये केस है। बिल्किस बानो एक फीमेल, जिसको जो कि 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट भी थी उस समय, उनका गैंग रेप किया गया था। 14 उनके फैमिलीज मेंबर्स को मार दिया गया था। एफआईआर में रेप का कहीं नाम नहीं लिखा गया था, जबकि बिल्किस उन 12 के 12 लोगों को जानती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से, इस सिचुएशन की वजह से गुजरात से मुंबई केस ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि गुजरात में इंसाफ मिलने के चांस थोड़े कम दिख रहे थे। और फिर यहाँ पर 2008 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है वो वहां पर उनको दोषी ठहराती है। और अब यहाँ पर जो है 2022 में स्टेट गवर्नमेंट उनको रिलीज करती है, लेकिन ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोल देता है कि ये डिसीजन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेमिशन देने के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। राइट, उन्होंने ये चीज बोल दी। और ये बोला कि भाई कॉन्विक्ट जितने भी हैं, जितने भी दोषी हैं, उनको विधि के शासन के अनुसार जेल वापस भेजना जरूरी है। तो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद रेमिशन होता क्या है? देखो यार, हमारी जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जो हमारी पार्डनिंग पावर्स है, माफी देने का जो अधिकार है, वो भारत में 2 व्यक्तियों के पास है। एक हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और एक राज्यपाल गवर्नर। इनके लिए आर्टिकल 72 है और गवर्नर के लिए आर्टिकल 161 है, जिसमें वो पार्डन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट ये सब कर सकते हैं। लघुकरण, निलंबन, क्षमादान ये सब कर सकते हैं। राइट, तो उसी के तहत रेमिशन दिया गया था गवर्नर के द्वारा। लेकिन सेक्शन 342 जो है सीआरपीसी का, वो भी यहाँ पर ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इस चीज का अधिकार है, वो यहाँ पर अधिकार मिलता है, रेमिशन यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है, तो रेमिशन जो है वो, रेमिशन मतलब माफी दे दी गई उनको। तो इस चीज के चलते में यहाँ पर जो है न्याय की विफलता का कारण भी तो ये देखने को मिल सकता है ना। तो इसी के लिए है ये चीज कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ठुकरा दिया, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि न्याय सर्वोपरि है। ठीक है भाई, इंडिया में 5 तरीके होते हैं पार्डन। पार्डन का मतलब होता है पूरी तरीके से क्षमा कर देना। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी आपकी अ, जो भी आपको मिली हुई है सजा, उसको कम कर देना। आपकी जो पनिशमेंट है वो बहुत ही हार्श है अगर, तो उसको और स्मूथ कर देना, थोड़ी आसान कर देना। फिर आता है सस्पेंशन, निलंबन। मतलब कि इसमें ये सेक्शन 432 सीआरपीसी में यहाँ पे भी लिखे हुई है कि उसको यहाँ पर उसको जो भी सजा है उसको यहाँ पर कुछ हद तक कम कर दिया जा सकता है। रेमिशन, रेमिट कर देना, उनकी जो भी सेंटेंस मिली है इसको कम कर देना। रिप्राइव या रिस्पाइट, जब उनकी जो डेथ पेनल्टी है, उनको जो मौत की सजा दी गई है, मृत्यु दंड है, उसको यहाँ पर खत्म कर देना। ठीक है भाई, तो ये आर्टिकल में याद रखिएगा। बिल्किस बानो केस, जस्टिस के ऊपर कोई भी आर्टिकल आता है तो आप बिल्किस बानो का एग्जाम्पल दे करके अपने उस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिल्किस बानो क्या चीज है, और मतलब बिल्किस बानो का जो केस है वो क्या चीज है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, इजी रहेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला आर्टिकल है रोड के लॉ के रेपरकशंस। रोड के लॉ के रेपरकशंस का मतलब है कि जितने भी रोड में कानून बनाए गए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है।
जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, कमर्शियल ड्राइवर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो आपको पता है कि उन्होंने हिट एंड रन इंसिडेंट के ऊपर काफी बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करा। उन्होंने बोला है कि भाई जो आपने ये पूरा केस लिया है इसको पूरा वापस करो। और ट्रक ड्राइवर्स और बहुत सारी जगह पर हड़तालें हुई हैं, मांग ना पूरी होने पर वो देश में पूरी में ही व्यापक रूप से हड़ताल करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हिट एंड रन इंसिडेंट्स के ऊपर ये सब बात निकल के आई है, ट्रक ड्राइवर्स और बाकी सब के ऊपर। ठीक है भाई, तो ऐसा सब है। अब देखो भाई, हुआ ये है कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है, ठीक है, वो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स जो है उन्होंने यहाँ पर किया है, उन्होंने ये बोला है कि भाई रैश ड्राइविंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने के बीच आपने यही नहीं बताया कि अंतर क्या होता है। आपको 10 साल की जेल रहेगी अगर आप कभी भी हिट एंड रन करते हो, मतलब कि एक्सीडेंट करवा के भाग जाते हो, तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट करने में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो 10 साल तक का कारावास और आपको पनिशमेंट जो है वो फाइन के रूप में भी लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है उस केस में बताया गया। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब यहाँ पे हुए हैं। महाराष्ट्र में तो इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर लोगों ने जो है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी तक करी है, रोड ब्लॉक तक कर दिए हैं। उनकी ये डिमांड है कि भाई पहली बात तो आप जो 10 साल की जेल और 7 लाख का फाइन कह रहे हो इसको यहाँ पर कम करो। हो सकता है कि वहां पर जो पनिशमेंट हो, कभी एक्सीडेंट जो हुए हैं, देखो एक्सीडेंट कई सच में भी हो सकते हैं और कई एक्सीडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अनइंटेंशनल किए हुए हैं, मतलब लोग यहाँ पे नहीं ऐसा करना चाह रहे हो, गलती से हो गया, फिर वो दूसरे सामने वाले की गलती से हुए हैं। राइट, सामने वाले की गलती से भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि फॉग की वजह से दिख नहीं रहा हो, वो भी एक रीजन हो सकता है, ड्राइवर के कंट्रोल से चला गया। तो इसमें हर बात पे ट्रक ड्राइवर की गलती हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए बताया गया था। रोड की क्रैश की फैटेलिटीज की वजह से 1.68 लाख लोगों की डेथ हुई है। 462 डेथ डेली होती है भारत में। तो इसी के पूरे को ध्यान में रखते हुए हिट एंड रन जो पूरा एक है उसको लेकर के आया गया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है भाई, हिट एंड रन केस में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं लोगों के अलग अलग। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये वाला जो पूरा लॉ आया है, क्या ये ठीक आया है, क्या इसमें यहाँ पर सही है ये चीज, क्या इसमें कोई गड़बड़ है ये चीज। ठीक है, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक पूरी जगह हिट एंड रन के कानून को लेकर के बहुत ज्यादा तांडव मच रहा है। एक तो ये चीजें बन रही हैं, एक तो बॉयकॉट मॉल्डीव्स बहुत चल रहा है, और एक हिट एंड रन वाला केस बहुत चल रहा है। तो आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि हिट एंड रन जो पूरा लॉ आया है उसमें क्या अपडेट होनी चाहिए, इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 में चेंज करने की बात हो रही है, ये आप लोगों को याद में रखना है कि ऐसा है। ठीक है, तो डिमांड क्या है उनकी, ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी जो बात रखी है उन वो भी अपनी चीज, ठीक है, इसकी जरूरत क्या थी वो मैंने आपको बता ही दिया कि इतनी ज्यादा डेथ्स डेली होती हैं, डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, हर घंटे कुछ ना कुछ डेथ हो रही है। तो इन सब की वजह से जो है इकोनॉमिक लॉस भी होता है और बचाने की भी जरूरत है। तो उसी के लिए पूरा आपसे ये आर्टिकल पूछा गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने भी हिट एंड रन के बहुत से केसेस यहाँ पे निकाले हैं और उसमें जो है बताया है कि इस तरीके के होते हैं ये चीजें। ठीक है भाई, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये जस्टिफाइड है, बिल्कुल ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें उनका भी अधिकार है बिल्कुल अपने प्रोटेस्ट करने का, उनका भी पूरा पूरा इस चीज का अधिकार है। राइट, तो इसका डेटा आपको सारा याद रखना है, कंसर्न पूरा याद रखना है। ठीक है ना। और ये जो कंपनसेशन दिया जाएगा हिट एंड रन के आगे, हिट एंड रन का, वो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। पहले ही कंपनसेशन होता था 2 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 7 लाख कर दिया गया है क्योंकि पेनल्टी बहुत ज्यादा है। ड्राइवर्स की वर्क कंडीशन इतने खराब रोड्स में लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स की वजह से खराब भी हो सकती है, तो अनफेयर ब्लेम भी कोई लगा सकता है, अथॉरिटीज इसको मिसयूज भी कर सकती हैं। तो ये सब चीजों की वजह से लोग यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा बता रहे हैं लोग, आपको ये पूरा आर्टिकल पता होना चाहिए। अगला आता है भाई स्कूल का एग्जामिनेशन का पूरा रिव्यू देखना। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। नीट पीजी 2024 को भी रीस्केड्यूल कर दिया ताकि एक बेटर एग्जामिनेशन सिस्टम यहाँ पे लेके आया जा सके। आपको भी पता है कि इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम में काफी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल के भी डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड हैं, सीबीएसई के अलावा भी बहुत सारे बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर
जो है गुड एग्जामिनेशन बोर्ड्स की जरूरत है। कई एग्जामिनेशन बोर्ड्स जो है स्टेट्स के बदनाम भी है, क्योंकि वहां पर चीटिंग होती है, वहां पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जाती, पेपर लीकिंग हो जाती है। तो असेसमेंट क्वालिटी और इन सब में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। करिकुलम डिजाइन हो, एग्जामिनेशन का सिस्टम हो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जो भी जितनी भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस मतलब गलत जो प्रैक्टिस लोग करते हैं उसको फॉलो अप करने से बचाना, उसको रोकना, ये सब चीजें करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए आउटकम्स के। ठीक है, उसको अचीव करने के अलग अलग तरीके हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, टीचर के हाथ में पूरा एंटायर जो है असेसमेंट नहीं देना चाहिए, और उसमें एक्सटर्नल्स भी होते ही हैं, रियल टाइम भी चेक होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन बेटर होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का जो भी यूज है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो भी ऑडिटिंग होती है असेसमेंट्स की, उस पर भी निगरानी जो है पूरी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर लिखी गई हैं रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए। बाकी अब ये पॉइंट्स है, अगर एजुकेशन सिस्टम पे मान लो क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 3 में, ठीक है, तो आप ये वाले जो पॉइंट सामने दिए गए वे फॉरवर्ड में आप इनको यहाँ पर लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग। ठीक है, कि भाई अगर आपकी व्हाट क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर पूछता है या किसी भी टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ये लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करो। वैसे काफी हद तक टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, बट उसमें जिन जिन जगह पे नहीं है वहां पर भी इंक्लूड करने की जरूरत है। असेसमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार असेसमेंट हो गया उसके बाद जो है काफी लंबे समय का गैप आ जाता है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। काफी ऑडिटिंग भी सही होनी चाहिए। तो ये है पूरा आर्टिकल। एजुकेशन सिस्टम पे अगर आपसे कभी भी पूछता है, तो एजुकेशन सिस्टम पे जो बेसिक बेसिक आप पॉइंट्स बताने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे आपके। ठीक है, आपको क्लियर हो गई ये बात सभी लोगों को? इसको भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आप अपने मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो, कौन से नोट्स बना रहे हो? मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए आप अलग बनाते हो, मेंस के लिए आप कुछ कुछ चीजें अलग लिखते हो। ठीक है, ये करना ही पड़ता है, बिकॉज हमारे टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि हम लोगों को इस तरीके की चीजें करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को अलग से एक अपना मेंस का बनाना है। अगर आपने बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक यूसेज देखिए भाई, 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स जो है वो पेशेंट्स का किया गया है, जहाँ पे ये बताया है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, 50% से अधिक रोगियों को रोग निरोधक लक्षणों के लिए एंटीबायोटिक दवाई दिया गई थी, है ना। एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है कि भाई जड़ से उपचार करने की बजाय उसको उसी समय ट्रीट हो जाए, मतलब तत्कालीन संक्रमण से बचाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ऐसे बचाना है, इसका मतलब एंटीबायोटिक का जो असर है या एंटीबायोटिक की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। राइट, तो सर्वे में यही सब बताया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे डेटा रिलीज करा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से पूरा करवा के, जिसमें पेशेंट्स जो हैं उनसे यहाँ पर पूरा पूछा गया। 15 स्टेट्स 2 यूटीज के बीच में पूरा एक सर्वे करवाया है, बहुत से एडमिशंस देखे हैं। इसमें ये पता चला कि 72% लोगों को एंटीबायोटिक्स दिया गया था। ठीक है, और उसमें से केवल 45% को ही चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी गई थी, बाकियों को सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि वो जो है एकदम से रोग निरोधक लक्षणों के उपचार के उद्देश्य से उनको दिया गया था कि भाई रोग निरोधी हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से पता चला है यहाँ पर ये चीज। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि चलो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जीएस पेपर 3 और 4 दोनों में काम आ सकता है कि एंटीबायोटिक जो है ना उसका यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। जबकि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि पब्लिक हेल्थ में एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स जो है वो इन्फेक्शन या फिर इफेक्टिव कम रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी इस पे बताया गया है। हॉस्पिटल्स में भी देखा गया कि भाई जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके काम करने के तरीकों में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। जितने भी यहाँ पर एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें से कई लोग यहाँ पर उसको लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं एंटीबायोटिक को। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में यही सारी चीजों के बारे में बताया गया है। नेशनल एंटीबायोटिक कंजम्पशन नेटवर्क में भी ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का जो मिसयूज हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। सर्विलेंस रख के पहले पहले तो लोगों को ये चीज बताने की जरूरत है। सरकार द्वारा, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस चीज के बारे में पूरा अवेयर कराए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है।
तो काफी हद तक उसको अवेयर करवाने की जरूरत है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की, और एक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को स्टार्ट करने की जरूरत है, जिसमें ये बताया जाएगा कि हॉस्पिटल्स और आईसीयूज में यहाँ पर किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो वो एक सरकार की तरफ से प्लान स्टार्ट किया जाएगा, राइट। चलिए अगला, आपने रीड तो कर ही लिया होगा, ठीक है, मैंने वो स्टॉप किया हुआ था, आप उसको रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आसानी से, बस रीडिंग मेन है कि आप रीडिंग रीडिंग साथ साथ में करते रहो, ठीक है, तो रीड करते रहेंगे इधर ये का सब लोग साथ में। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आएगा डिफेंस का ड्रोन डायनामिज्म। डीआरडीओ ने यहाँ पर ड्रोन सिस्टम आपको पता तैयार तो कर ही दिए हैं अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के। अब वो यहाँ पर जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी यहाँ पर बना रहे हैं, ताकि छोटे छोटे ड्रोन्स भी यहाँ पर बनाए जा सके, छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए। तो एक एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा, जिसमें अलग अलग ड्रोन्स को यहाँ पर चेक किया जाएगा, अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, ठीक है। वो लैंड बॉर्डर्स पे और कौन से ड्रोन हैं और कौन से ड्रोन इंडिया में एंटर कर रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन के लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल की जा रही है, बहुत सी कंपनीज मिलकर के इसको तैयार कर रही हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। बीईएल, अडानी, लार्सन एंड टर्बो, आइकन, ये सब कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर तैयार कर रही हैं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज के ड्रोन आ रहे हैं आपके लैंड बॉर्डर पे, उसको आप अटैक करके चेक कर रहे हो एंटी ड्रोन फैसिलिटीज के थ्रू। तो डीआरडीओ तो हाई एंड ड्रोन बनाती है, तो यहाँ पर ये भी बनाई जा रही है, और स्मॉलर ड्रोन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय देखे गए थे, तो वैसे वाले ड्रोन्स को भी और ज्यादा बनाया जा रहा है, ठीक है। एडवांस स्टेज के बनाए जा रहे हैं। ड्रोन की बैटरीज जो है वो भी नई इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि कैडमियम और सिल्वर जिंक की बैटरीज हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लाइट वेट चाहिए उसके लिए, तो लिथियम आयन बैटरी का अब इस्तेमाल हो रहा है। लिथियम सबसे ज्यादा जो है इंडिया में खूब ज्यादा मिलता नहीं है, बाहर की कंट्रीज में मिलता है, तो हम लोगों को वहीं से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो कमेटी भी यहाँ पर बैठी है इस पूरे को चेक करने के लिए। तो एक ये मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको इस आर्टिकल में, इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। हाँ, अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी पे पूछता तो आप ये आंसर में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, बाकी इस पे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि क्या है। तो आप बस इसमें यही बता सकते हो कि इसमें जो है एक तरीके से डीआरडीओ यहाँ पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी स्टैब्लिश जो है वो कर रही है, ठीक है ना। एंटी ड्रोन का मतलब है कि ड्रोन से अलग, ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी इस पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा ऐसा चांस नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, अब आता है व्हाइट फॉस्फोरस। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि जो इसराइल के ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने जब गाजा अटैक हुआ था ऑपरेशन कास्ट लीड, उसमें इसका पहले भी इस्तेमाल किया था, और अभी भी जो यहाँ पे इसराइल और गाजा में जो चल रहा है प्रॉब्लम, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत टॉक्सिक सा एक सब्सटेंस होता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। व्हाइट फॉस्फोरस एक हाईली टॉक्सिक वैक्स लाइक का सब्सटेंस होता है, बर्न कर जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस आते साथ ये बर्न कर जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको बैन नहीं किया गया। हाँ, इसको ये बोला गया ये इंसेंड्री वेपन है। इंसेंड्री वेपन का मतलब होता है ये काफी ज्यादा एक तरीके का ऐसा वेपन है जो कि इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आग लगाने वाला हथियार है, लेकिन इसका प्रतिबंध अभी भी नहीं किया गया है। इसे ये बोला जाता है कि ये जो युद्ध हो रहे होते हैं उस समय बहुत ज्यादा काम का रहता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक लिखे, इसराइल ने यूज किया था ऑपरेशन कास्ट लीड में, और अभी भी जो इसराइल और हमास का पूरा युद्ध चल रहा है उसमें भी सेम जो है व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया, और इसको मैंने डिटेल में अपने वीकली करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो वहां पर भी मैंने इसको कवर अप किया हुआ है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, याद आ जाएगा। और मैं तो कहूंगी देखो जरूर, क्योंकि फिर याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा का साइक मिशन, ठीक है, इसरो का नहीं पढ़ रहे आज हम, नासा का साइक मिशन पढ़ रहे हैं, जिसमें वो प्लैनेट के फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे आयरन कोर में। ये पूरा सेलेस्टियल बॉडी रॉक और आइस से बनी हुई उसको पूरा चेक करेगा, जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, अर्थ, इन सब के इंटरनल के अंडर जा करके प्लैनेट फॉर्मेशन के ऊपर पूरा चेक करने वाला है, ठीक है। असल में ये जो है ये अर्थ के अंदर जाके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कितने हैं, 4 है हमारे, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, 4 हैं। और बाकी के 4 जो है वो जोवियाइन प्लैनेट्स कहते हैं,
ठीक है, जुपिटर और उसके बाद वाले जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न। ठीक है, तो इसमें सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह सबको चेक किया जाएगा, लेकिन असल में जो साइक मिशन है, साइक मिशन कहा जाता है, ये पूरा ये बेसिकली चेक करेगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड है उसको पूरा ये चेक करने का साइक है। तो साइक एक एस्ट्रॉइड है जो कि वहां पे जो है रिवॉल्व करता है, उसी को चेक करने का ये पूरा एक मिशन स्टार्ट किया। आप समझ गए बस सब लोग? ठीक है, राइट एवरीवन, ये भी आप लोगों को लर्न करना है। और बाकी आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाइट फास्फोरस के ऊपर, कि भाई व्हाइट फास्फोरस का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर व्हाइट फास्फोरस हर कोई अपने वॉर में अगर इस्तेमाल करने लग जाए। हर कंट्रीज ही वॉर के टाइम पे व्हाइट फास्फोरस का बहुत ज्यादा यूज करती हैं, तो इसका क्या क्या यहाँ पर इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको व्हाइट फास्फोरस के बारे में बताना, जो मैंने बताया कि केमिकल वैक्सी सॉलिड सब्सटेंस होता है, येलोविश कलर का लगता है, कई बार कलरलेस लगता है और इग्नाइट हो जाता है इंस्टेंटली अगर ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, जिसको बहुत ज्यादा बैटल में स्मोक करने के लिए यूज किया जाता है। और इन केस अगर कभी एक बार इग्नाइट हो गया तो ये इसको बुझाना बहुत मुश्किल है, और ये स्किन और कपड़ों पे चिपक जाता है जाकर के। ठीक है, बोन्स हो जाते हैं इससे, इवन ये बोन्स तक भी जा सकता है और इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसको रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको सबसे ज्यादा मिलिट्री के पर्पस में, ग्रेनेड्स में, आर्टिलरी शेल्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इन चीजों में काफी इस्तेमाल होता है, और एक्सपोज होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और आईज में इनहेलेशन में प्रॉब्लम करता है। तो आपको इसके इफेक्ट्स बताने हैं। और इसको अभी तक भी केमिकल वेपन कन्वेंशन में आज तक भी केमिकल वेपन नहीं माना गया है, जबकि इसका केमिकल एक्शन रहता है लाइफ के ऊपर, पर फिर भी इसको नहीं माना गया है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, आपको बताया था ना उसमें, इसको जो है वो इनसेंट्री एजेंट बोला गया है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने भी यही बोला है कि इसमें जो है इसको, ये बहुत ज्यादा वाउंड कैरी कर सकता है और ये बर्न्स कैरी कर सकता है, लेकिन अभी तक भी डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर कोई भी और बैन करने के ऊपर बात नहीं की गई है। ठीक है, और इंडिया में भी इसको बैन नहीं किया गया। तो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट आपको बता देना, इंडिया का भी बता देना कि व्हाइट फॉस्फोरस आर नॉट अंडर अ ब्लैंकेट बैन, या रेगुलेशन है इसके ऊपर कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रेगुलेशन है बट इसको बैन नहीं किया गया अभी तक। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं, जो कि केमिकल वेपन्स पे बैन करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा काम करती है इसके ऊपर, कि नए वेपन्स कौन से आ रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, केमिकल वेपन्स क्या, उसका क्या नुकसान होता है, क्या चीज, वो सब कुछ यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, समझ गए भाई बात को? तो आप इसको पूरा अपने आंसर में लिख लीजिएगा, अपने हिसाब से इस पूरे को कंप्लीट कीजिएगा। राइट एवरीवन, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है मुझे। बाकी इसी के आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से और भी कंप्लीट करके इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।